देवरानी और जेठानी का पहला बच्चा। अरे बेटा, तू तो जानता ही है तेरे भाई की शादी हमने कर दी है और तेरा भाई अब शादी करके आराम से अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। लेकिन तेरे बड़े भाई की पत्नी संजना को अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि तू भी शादी कर ले। क्या पता तेरे ही चलते हमें अपने पोते पोती का मुखड़ा दिख जाए। अपनी माँ के मुंह से अपनी शादी की बात सुनते ही शर्मा जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता, जिसके चलते वो शर्म से कहता है, अरे माँ, आप मुझसे क्या पूछ रही हो? आपको जो सही लगे आप कर लो। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचोगी। विकी का ये जवाब सुनते ही कल्याणी समझ जाती है कि उसका बेटा भी शादी करने के लिए तैयार है। फिर क्या था, वो देरी किए बिना ही लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और उसी दौरान उसे एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता भी आता है। कल्याणी को आराध्या बहुत पसंद आती है, जिसके चलते वो अपने छोटे बेटे की शादी आराध्या से करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही कल्याणी आराध्या का ज्यादा ध्यान रखती है और संजना को हमेशा नजरअंदाज कर दिया करती है। बहू, ये देख, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम मुझे बहुत जल्द एक अच्छी खबर जरूर दोगी। हाँ माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू की तरह बांझ नहीं हूँ। मैं बहुत जल्द आपको एक खिलखिलाता हुआ पोता दूंगी। तभी वहां पर संजना आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी साड़ियाँ खराब हो गई हैं और कुछ तो फट गई हैं। क्या आप मुझे भी कुछ साड़ियाँ दे दोगी पहनने के लिए? कहाँ तुझे साड़ियाँ चाहिए? अरे कभी आईने में शक्ल देखी है? इतनी महंगी साड़ियाँ पहनने की तेरे गरीब माँ बाप ने आज तक तुझे दिया ही क्या है? अरे तुझे क्या, हमें ही कुछ नहीं दिया। और तुझे क्या लगता है कि हम तुझे इतनी महंगी साड़ियाँ देंगे? जा चली जा यहाँ से अपने कमरे में। कल्याणी अपनी बहू संजना को वहां से भगा देती है। संजना घर की बड़ी बहू तो थी ही, लेकिन वो बहुत गरीब थी। यहाँ तक कि उसका पति भी कोई काम नहीं किया करता था, जिसके चलते उन दोनों के घर में कोई इज्जत नहीं थी। ऊपर से संजना को शादी के 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं थी। उसे इस बात का बहुत दुख होता है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तुझे मुझसे दिक्कत ही क्या थी? एक तो मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरी सास मुझे कुछ नहीं समझती। ऊपर से आज तक मैं उसे ना तो एक पोती दे पाई और ना ही एक पोता। संजना ऐसा कहकर अपने कमरे में रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी अपनी बहू राधा के साथ खूब हंसी मजाक कर रही होती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और संजना के ऊपर वो दोनों अत्याचार पर अत्याचार करती रहती हैं। एक दिन आराध्या सबके साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई नाश्ता कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे उल्टी करने का मन होता है और वो तुरंत नाश्ते की टेबल पर से उठकर उल्टी करने चली जाती है। अरे माँ, ये क्या आराध्या को हो गया? वो इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? मुझे आज ही डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अरे बेटा, तू पागल है क्या? ये तो खुशखबरी है। तू जानता नहीं है कि तू अब बाप बनने वाला है। तेरी पत्नी आराध्या गर्भवती है, गर्भवती। अपनी माँ की बात सुनते ही रोहित खुशी के मारे पागल हो जाता है। वहीं मनमोहन को अंदर ही अंदर ये बात और परेशान करने लगती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब संजना का क्या होगा? माँ तो उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? हे ऊपर वाले, तू ही अपना कोई करिश्मा दिखा दे। धीरे धीरे दिन बीत जाता है। उसी दिन शाम के वक्त संजना बाल्टी में भरकर कपड़े सुखाने के लिए कपड़ों को छत पर ले जा रही होती है। जैसे वो सीढ़ी के पहली पेड़ी पर अपना पहला कदम रखती है, वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां पर मनमोहन आता है और उसे बेहोशी की हालत में देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया संजना? तुम्हें संजना क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। अरे खोलो अपनी आंखें। मनमोहन अपनी माँ, अपने भाई और आराध्या को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे तुम तीनों इसके पास रुको, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कल्याणी और आराध्या बेचारी संजना को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन रोहित आराध्या के पास ही रुकता है। हे भगवान, भाभी जी को तो होश ही नहीं आ रहा। भैया कहाँ हो आप? जल्दी से डॉक्टर को ले आओ। रोहित इतना कह ही रहा था कि तभी मनमोहन डॉक्टर को लेकर आ जाता है। थोड़ी देर डॉक्टर संजना का चेकअप करते हैं, जिसके चलते वो खुश हो जाते हैं और मनमोहन से कहते हैं, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। वो आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही मनमोहन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो तुरंत अपने भाई को गले से लगा लेता है। अचानक से एक ही साथ घर में 2 खुशियां आने वाली होती हैं।
लेकिन कल्याणी को तो सिर्फ अपनी छोटी बहू की ही पड़ी होती है। वो संजना का रत्ती भर भी ख्याल नहीं रखती। वो केवल अपनी छोटी बहू आराध्या का ही ध्यान रखती है। ये ले बहू, तेरा ये पहला बच्चा है, तुझे अच्छे से खाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुझे बहुत सारी ताकत की जरूरत होगी। फिर मत कहना कि मेरी सास ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। लेकिन माँ जी, पहला बच्चा तो जेठानी जी का भी होगा, आप उनका भी ख्याल रखिए। अरे बहू उसकी छोड़, हर अपने ऊपर ध्यान दे। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं और अब कल्याणी अपनी बहू संजना की गोद भराई करना चाहती थी। अरे बहू, तू तो जानती है तू मेरे लिए कितनी खास है और मैं चाहती हूँ कि तेरी गोद भराई की रस्म अच्छे से हो जाए ताकि इस घर में एक अच्छा भला नन्हा मुन्ना बालक आए। तभी वहां रोहित और मनमोहन आ जाते हैं, जिसके चलते रोहित अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं जानता हूँ कि हमारी प्यारी भाभी आराध्या का इस घर में पहला बच्चा होने वाला है, लेकिन आप अपनी बड़ी बहू को मत भूलना। वो भी इस घर के पहले वारिस को जन्म देने वाली है। आपको उनकी गोद भराई भी करनी होगी। रोहित की बात सुनने के बाद कल्याणी का मुंह तो बन जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बड़ी बहू के बारे में कुछ नहीं सोचती। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन संजना और आराध्या दोनों की ही गोद भराई होती है। चारों तरफ मेहमान होते हैं और 2 कुर्सियों पर एक दूसरे के बराबर में संजना और आराध्या बैठी होती हैं। संजना को अपने बराबर में देख आराध्या अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, अब ये दिन देखने पड़ेंगे कि इस गरीब फटीचर को मेरे साथ में बिठाया जा रहा है। और जरा देखो तो सही, इसने क्या पहना है, एक फटीचरों वाली साड़ी। मेरे पास और कोई कपड़े नहीं। आराध्या, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, जो था मैं उसमें खुश हूँ। अरे बहू, आराध्या थोड़ी देर की बात है, तुम बस थोड़ी देर के लिए संभाल। वैसे भी कौन चाहता है कि संजना की यहाँ गोद भराई की रस्म में बैठे। अरे कल्याणी किस बात का इंतजार कर रही है, जल्दी से गोद भराई की रस्म को शुरू करवा। कल्याणी अपनी दोनों बहू की गोद भराई की रस्म शुरू कर देती है, जिसमें आराध्या को उसके पहले बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने, गहने और खूब सारे पैसे देती है। तो वहीं संजना को 100 रुपए का नोट और एक छोटा सा झुंझुना दे देती है। जिसके बाद देखते ही देखते आराध्या के पास खूब सारे पैसे, खिलौने हो जाते हैं, तो वहीं संजना की गोद खाली पड़ी होती। एक तरफ आराध्या बहुत खुश होती है तो दूसरी तरफ संजना दुखी होकर रस्म खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस घर में? अब तो मैं भी इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हूँ। अरे संजना, अपना मन कमजोर मत करो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। संजना का पेट आराध्या के पेट से काफी बड़ा होता है। एक दिन अचानक से उन दोनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते रोहित और मनमोहन दोनों ही अपनी पत्नियों को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों की हालत देखते ही उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर मनमोहन, रोहित और कल्याणी के पास आते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। दरअसल एक खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है। आपकी छोटी बहू को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन बड़ी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं। ये सुनते ही कल्याणी रो पड़ती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो संजना के पास जाती है और उसके जुड़वा बच्चों को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर संजना सब समझ जाती है, जिसके चलते वो अपने एक बच्चे को उठाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए, मुझे सिर्फ एक ही बच्चा हुआ है। ये बच्चा तो मेरी देवरानी का है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरा बच्चा मेरी देवरानी के पास रहे या फिर मेरे पास, वो भी उसे मुझसे ज्यादा प्यार देगी क्योंकि वह अमीर है। जाइए, इसे उसके पास सुला दीजिए। संजना का ये बर्ताव देख कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो संजना से अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, तूने मेरी सभी परेशानियों को चुटकियों में हल कर दिया, लेकिन मैंने तेरे ऊपर बहुत ज्यादती की, उसके लिए मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हो, आप मेरे लिए जो करोगी अच्छा ही करोगी। कल्याणी संजना का एक बच्चा आराध्या के पालने में रख देती है, जिसके आराध्या को कानो कान खबर तक नहीं होती। उस दिन के बाद से कल्याणी अपनी दोनों बहुओं में फर्क करना छोड़ देती है। अब संजना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ओहो, तुम ये क्या बना रही हो? तुम्हारे हाथ का जब अमन जी को खाना पसंद ही नहीं है तो तुम उनके लिए खाना बनाया ही मत करो। अरे वाह, तुम बनाओ तो सब कुछ ठीक और मैं बनाऊं तो सब कुछ खराब। भाषा थोड़ी होती है। मैं जो बनाऊंगी वो अमन जी जरूर खाएंगे।
ओ मेरी प्यारी सौतन, तुम तो बिल्कुल ही कमाल हो। अगर ऐसी बात होती तो अमन जी तुम्हें छोड़कर मुझे इस घर में तुम्हारी सौतन बनाकर नहीं लाए होते। बेशक अमन जी तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं, लेकिन उनकी पहली पत्नी तो मैं ही हूँ। इस बात को कोई बदल नहीं सकता। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। वो दोनों बहस कर ही रही थी कि तभी वहाँ निर्मला और अनुज आ जाते हैं। ओहो, अब बस करो, तुम दोनों हमेशा लड़ती रहती हो और कोई काम नहीं है तुम्हें। अरे बहुओं, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करो, तभी खुश आगे रह सकोगी। वे दोनों अपने सास ससुर की बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है, जिसे सुनते ही वो दोनों फूले नहीं समाती और दोनों एक साथ दरवाजा खोलने पहुंच जाती हैं। ओहो, तुम फिर से आ गई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तुम्हें भी तो मेरी बात समझ नहीं आती। तुम मेरी सौतन हो, सौतन। अमन जी की पत्नी तो मैं ही हूँ। उनका स्वागत करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, ना कि तुम्हारा। निधि और तान्या दोनों ही दरवाजे के पास खड़ी होकर एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। अमन कई महीनों बाद कनाडा से उनसे मिलने आता है, जिसके चलते वो दोबारा घर की घंटी बजाता है। इस बार वो दोनों एक साथ दरवाजा खोलती हैं, तो वो अमन को एक गोरी और सुंदर सी लड़की के साथ खड़ा देखती हैं। अरे वाह अमन जी, आप आ गए। लेकिन ये आपकी दोस्त कौन है जो आपके साथ खड़ी है? इसकी मांग में सिंदूर भी है। हे भगवान रोहन जी, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं जानती हूँ ये हो ना हो और कोई नहीं बल्कि हम दोनों की सौतन है। अरे मेरे लिए एक सौतन कम थी क्या, जो आप मेरे लिए एक और सौतन ले आए? देखो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। ये रूमी है, तुम दोनों की नई सौतन। चलो अब हम दोनों का स्वागत तो करो। निधि ये सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अमन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने तानिया से शादी की, वो सांवली थी और गांव से आई थी, लेकिन मैं तो शहर की ही थी और तुम्हारी पसंद की ही थी। फिर तुम हमारी सौतन क्यों लेकर आई हो? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं कनाडा गया था वहां मुझे रूमी मिल गई। ये मेरी जितनी फिक्र करती है कि आज तक तुमने भी नहीं की होगी। लेकिन तुम दोनों मुझे बराबर का प्यार करती हो और धीरे धीरे रूमी भी मुझे पसंद आने लगी। इसके बाद मैं इससे शादी करके अपने घर ले आया। अरे मुझसे एक सौतन तो संभाली नहीं जा रही थी और तुम मेरी एक और सौतन ले आए। अब मैं इन दोनों सौतनों का क्या करूंगी? देखो, तुम्हें एक दूसरे से मुंह बनाकर नहीं रखना है। तुम तीनों को मिलजुल कर इस घर में ही रहना है। इसलिए पहले तो तुम अपनी नई सौतन का स्वागत करो। अमन के कई बार समझाने के बाद तान्या और निधि अपनी नई सौतन का गृह प्रवेश करती है। वहीं रूमी सुंदर और संस्कारी थी, जिसके चलते अमन अपने माता पिता निर्मला और अनुज को भी मना लेता है। लेकिन अमन की शादी रूमी से होने के बाद उसकी तीनों पत्नियों में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो तीनों एक दूसरे से अलग ही रहा करती और हमेशा अमन के प्यार के लिए एक दूसरे से बहस करने लगती। एक दिन वो तीनों रसोई में अमन के लिए खाना बना रही होती हैं। काफी समय से मैंने डोसा नहीं बनाया है। अमन जी को डोसा बहुत पसंद है। आज तो वह मेरे हाथ का बना हुआ डोसा खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। तुम चाहे कितने भी पापड़ बेलने की कोशिश कर लो, लेकिन अब अमन जी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। अब तुम दोनों को वो कुछ नहीं समझते मेरी खूबसूरती के आगे। बेशक से अमन जी तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं, लेकिन उनका प्यार आज भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। वो कल भी मुझे प्यार करते थे और आज भी मुझे प्यार करते हैं और आगे भी मुझसे ही प्यार करेंगे। और आज मैंने उनके लिए अपनी स्पेशल डिश बनाई है जो उन्हें बेहद पसंद आएगी। इसलिए तुम दोनों तो अपनी नाक यहाँ घुसाने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर निधि चुपचाप अपनी रेसिपी बनाने लगती है। वहीं वो दोनों भी अपने अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाकर तैयार कर रही होती हैं। जैसे ही शाम को अमन घर वापस लौटता है, वो बहुत भूखा होता है, जिसके चलते वो खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। उसे खाने की टेबल पर अलग अलग प्रकार के पकवान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर अमर अपनी तीनों पत्नियों को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे वाह, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना, और वो भी एक ही दिन पर। अरे कहाँ हो तानिया, निधि, रूमी? तुम तीनों ने तो आज मेरी पसंद की सभी चीजें बनाई हैं। कहाँ हो तुम? अरे तीनों जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। अमन के कहने पर उसकी तीनों पत्नियां तो आ जाती हैं, लेकिन वो तीनों आपस में ही बहस करना शुरू कर देती हैं। देखो अमन जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आप पहले मेरे हाथ का ही खाना खाओगे, ताकि इन दोनों को पता चल जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और किसी से नहीं।
हाँ हाँ, क्या कहा तुमसे प्यार करते हैं? अरे अमन जी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और उन्होंने हमेशा से ही मुझे ही चुना है। देखना आज भी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हाथ का खाना खाएंगे। ये लो अमन जी, इसे चेक करके बताओ कैसा बना है। अमन जी मेरी दोनों सौतनों में से किसी की भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अपनी सिर्फ और सिर्फ पत्नी की ही बात मानेंगे। मैं उनकी पहली पत्नी हूँ और तुम दोनों तो मुझसे बहुत बाद में आई हो, इसलिए अमन जी मेरे हाथों का ही खाएंगे। वो तीनों आपस में एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन देखते ही देखते उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अमन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से से बहुत जोर से चिल्ला पड़ता है। अरे बस करो तुम तीनों की तीनों, चुप हो जाओ। तुम तीनों से शादी करके ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तुम तीनों को ही क्या हो गया है? क्या तुम शांति से नहीं रह सकती हो? देखो माना तुम तीनों एक दूसरे की सौतन हो, लेकिन मैं तुम तीनों से ही बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम में से किसी को भी खोना नहीं चाहता और मेरा प्यार तुम में से किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं है। इस बात को तुम अच्छे से समझ जाओ। इतना कहकर अमन खाना खाए बिना ही घर से चला जाता है, जिसके चलते निर्मला उन तीनों के पास आती है और उन तीनों से कहती है, देखा आज तुम्हारे एक ना होने की वजह से मेरा बेटा बिना खाए ही चला गया। जब मेरे बेटे ने नहीं खाया तो हम दोनों माँ बाप कैसे खा सकते हैं? अनुज जी चलिए चलते हैं यहाँ से। निर्मला और अनुज कमरे में बिना खाए चले जाते, जिसके बाद उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। अमन जी ने बिल्कुल सही कहा, वो हम तीनों को एक बराबर का प्यार करते हैं। हम तीनों ने ही उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं। हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो हम तीनों एक दूसरे की सौतन हैं, लेकिन क्यों ना अब हम एक दूसरे की बहनें बनकर इस घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें और अमन जी का अच्छे से ख्याल रखें। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम तीनों को मिलकर इस घर में रहना होगा ताकि हम तीनों के साथ साथ अमन जी भी खुश रहें। उस दिन के बाद से वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब उनके बीच ना तो कोई लड़ाई होती है और ना ही कोई बहस। वो तीनों मिलकर अमन को बराबर प्यार करती हैं और उसकी देख रेख भी अच्छे से करती हैं, जिसके चलते अमन भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।